दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका आभार। आपकी वजह से हम लोगों ने बहुत पहले 1 लाख सब्सक्राइबर का जो फर्स्ट टारगेट था वो अचीव किया। हम हर बार आपसे लिखते हैं कि आप जिन लोगों से मिलना चाहते हैं उनके नाम नीचे कमेंट में जाके लिखिए, और एक नाम बहुत बार लिखा गया, यूथ आइकॉन। सिंपलिसिटी क्या होती है उनसे मिलने के बाद में, उनका इंटरव्यू सुनने के बाद आप समझ पाएंगे। यंगेस्ट बिलियनियर इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आज हमारे मेहमान कौन हैं, पहले हम उनका एक वीडियो प्रोफाइल देखते हैं। जैसा आपने देखा, आज हमारे मेहमान उड़ीसा राउरकेला से हैं रजत कुमार कर जी। रजत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैट विद सुरेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मैंने सर आप बताऊंगा, मैं बड़ा एक्साइटेड था यहाँ पे आने के लिए। सर, आप जो कदम उठाए हैं डायरेक्ट सेलिंग में, मैंने तो और कहीं नहीं देखा, तो रियली ग्रेट। और ये काम के लिए मैंने आपको जितना भी धन्यवाद दूँ वो कम है। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच रजत जी। एक्चुअली अभी तो थोड़ी मेरी आदत सी हो गई है इंटरव्यू लेने की। तो पहले मैं बड़ा नर्वस सा रहता था, और फिर कुछ इंटरव्यूज़ के बाद मैं थोड़ा ठीक सा हो गया। लेकिन आपसे जब से बातचीत हुई इंटरव्यू के बारे में, तो आपकी एक्साइटमेंट ने मुझे बहुत एक्साइटेड करके रखा। चलिए, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के आपके इस इंटरव्यू के लिए। सबसे पहले मैं सर अपने व्यूवर्स की तरफ से आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप उड़ीसा से स्पेशली आज इंटरव्यू के लिए यहां पे दिल्ली में आए हैं। बहुत आभार सर। और मेरा ये मानना है कि आपने यहां पे आके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की सेवा करने का एक अवसर हम लोगों को प्रदान किया है। बहुत आभारी आपके सर। थैंक यू वेरी मच। रजत सर, आपका बहुत बड़ा नाम है, आप अपनी कंपनी के टॉप अचीवर हैं जी। लेकिन बहुत सारे लोग, चूँकि हम लोग आप अपनी कंपनीज़ में फोकस्ड रहते हैं, और रहना भी चाहिए, वो कोई गलत बात नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम सभी कामयाब लोगों से सुनते हैं, सीखते हैं। सो आप कंपनी के टॉप अचीवर हैं अपनी कंपनी के। कंपनी का नाम हम लोग लेते नहीं हैं इस मंच से। हम सबसे पहले आपकी थोड़ी पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहेंगे। थैंक यू सुरेंद्र जी। ऐसे मैं बैकग्राउंड के बारे में ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, एक स्वाभाविक प्रश्न है, और मैंने बता भी नहीं है भाई ज़्यादा, आज मैं बता रहा हूँ। मैं उड़ीसा का एक छोटा सा गांव से मैं स्टार्ट किया था प्रोग्राम, मतलब मेरे जीवन को मैंने स्टार्ट किया था। जब छोटा था उस समय मेरे को लग रहा था कि कुछ बड़ा करना चाहिए। उसके कारण भी है, मेरे जो दादाजी थे वो एक्चुअली पावर भी उनके पास में था और पैसा भी उनके पास में था। अच्छा। लेकिन समय ऐसा आया जिस समय उनके पास में पावर भी नहीं रहा और पैसा भी नहीं रहा। मेरे पिताजी हो गए कि एक बड़ा बाप का मतलब बेटा, जिसके पास में पैसा नहीं है लेकिन नाम है। अच्छा। उसी समय वो जब स्ट्रगल कर रहे थे उनका लाइफ को लेके, तो उसी समय मेरा एक्चुअली जन्म हुआ। और मैंने जब देखा, उसके बाद में उनकी स्ट्रगल को मैंने पास में देखा, जिसमें पैसा नहीं है लेकिन नाम है। और मेरा मानना है जिनके नाम होता है और पैसा नहीं होता है उनको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, क्योंकि वो दिखा भी नहीं पाएंगे, घर में रोएंगे और बाहर उसको दिखा नहीं सकते। तो वो जो परिस्थिति मैंने देखा, उसी समय से मेरा एक माइंड मेकअप हुआ कि मैं जीवन में बड़ा होके बड़ा बनूंगा
और करोड़पति बनूंगा। ओके। और ये चीज़ मैंने बार बार मैंने घर में बोलना भी चालू किया कि मैं बड़ा होकर करोड़पति बनूंगा, करोड़पति बनूंगा, करोड़पति बनूंगा। इस प्रकार की मानसिकता के साथ में एक गांव का लड़का अभी सोच रहा है कि क्या आगे बढ़ के क्या करेगा। तो उसी प्रकार की मेरी लाइफ चालू हुआ। और जब क्लास 10th मैंने पास किया तो उस समय ये जो जुनून है ना वो बहुत बढ़ चुका था। तो मैं गांव का था, तो मुझे लग रहा था कि गांव से कुछ बाहर जाना पड़ेगा तभी ये काम हो पाएगा। ओके। तो मैंने उस समय मेरे घर में जिद किया कि मुझे बाहर भेजो, लेकिन घर वाले कोई रेडी नहीं थे क्योंकि मैं अकेला था, बेटा अकेला था। अच्छा। तो माँ बिल्कुल भी नहीं चाह रही थी कि ये जो है बाहर जाए, और पिता माता कोई नहीं चाह रहे थे। उनको लग रहा था घर में ही रहना चाहिए। लेकिन मैं एकदम जिद पकड़ के अच्छा मैंने बाहर निकलना था, आना था बाहर। मेरी कुछ गांव से शहर जाना चाहते थे आप? गांव से मैं शहर चला जाना चाहता था क्योंकि मुझे लगता था मैं बाहर जाऊंगा तभी कुछ बड़ा होगा। और मैंने फिर बाहर निकलने की प्रयास किया, लेकिन घर में कोई छोड़ने के लिए है नहीं। तो मैंने उस समय देखा मेरे जो सीनियर लोग थे वो सब राउरकेला जाके ITI करके नौकरी करते थे। अच्छा। तो मेरे को लगता था कि मैं चले जाऊं बाहर, उसके बाद में देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। उस समय मेरा घर से राउरकेला की 130 रुपया की किराया हुआ करता था। अच्छा। बस की भाड़ा। काफी दूर है। हाँ है, लगभग अपने 400-450 किलोमीटर है। आजकल तो उसका किराया बढ़ गया है, ये मैंने आपको पहले का बता रहा हूँ। तो 130 रुपया उसका भाड़ा था, लेकिन मैंने 90 रुपया ही कलेक्शन कर पाया। यानी कि मेरे पास में 90 रुपया, और कोई सपोर्ट करने वाला था नहीं। अच्छा। तो मैंने जब सोच रहा था मैं आऊं, बस के किराया ही 130 रुपया है। तो उसी समय एक व्यक्ति ने स्कूटर लेके, उस समय बजाज चेतक का स्कूटर चल रहा था, स्कूटर लेके गांव पहुंचा। अच्छा। और वो गांव में उनको 2 लोग आए थे, उनको एक को लौटना था और मैंने उनके पीछे बैठ गया। अच्छा। 90 रुपये लेके। ये मेरी धन है टोटल, जो मैंने घर से 90 रुपये लेके आया हूँ। ओके। तो ये पृष्ठभूमि है। और उसके साथ साथ मतलब पढ़ाई के लिए आए आप या क्या सोच मैंने के आए? पता नहीं उस समय क्या चल रहा था, मैंने बाहर चले जाना है बस। फोकस था कि मैं जाऊंगा वहां पे पढ़ूंगा या कुछ करूंगा। जो सीनियर लोग थे वो पढ़ के नौकरी कर रहे थे। वहाँ आपने पढ़ाई जारी रखा? यहाँ पे आके मैंने पढ़ाई जारी रखा कुछ समय के लिए, लेकिन मेरे अंदर में थोड़ा सा पागलपन सा छा रहा था कि मैं कुछ करूं, इस प्रकार की भावना था। और जो डायरेक्ट सेलिंग की बात है, एक इंसिडेंट मुझे याद है, उससे पहले मैं बताऊंगा कि मैं जो बाहर निकल रहा था मेरे साथ में क्या हुआ, उसको मैं क्लियर करूं। जी। जब मैंने बाहर निकल रहा था, कोई मेरे परिवार वाले मेरे साथ नहीं थे कि ये बाहर जाए। मदर जो है, मदर बच्चे में अकेला बेटा हूं, उनका सोच पा रहे होंगे, ज्यादा इमोशनल हो? बहुत ज्यादा इमोशनल। मैंने उनका स्कूटर आके पहुंचा, मैंने स्कूटर पे बैठा, मदर जो है दौड़े भागे डोर के पास में आके पहुंची है। मैं स्कूटर में बैठा, उनका रोना चालू। ऐसे तो रोना 2 दिन हो गया चालू हो गया है कि चले जाएगा करके। तो मैंने जब स्कूटर पे बैठा, स्कूटर स्टार्ट किया, क्योंकि चलाने वाला दूसरा था, मैं तो बच्चा बैठा पीछे, मम्मी की रोना सुनाई दिया रहा है मुझे। अच्छा। मम्मी जोर जोर से रो रही है। उनको देख के मैं भी रोना चालू कर दिया। उस समय मुझे लग रहा था कि मैं अभी जाऊं कि उतर के रह जाऊं, लेकिन ये सोच के बीच में गाड़ी स्टार्ट हो चुका था कि चलाने वाला अलग था और निकल पड़ा। और मैं रो रो के मम्मी को देख देख के जा रहा था। और एक चीज पता नहीं क्यों मेरे माइंड से आ रहा था कि मम्मी आज मैं आपको रुला के जा रहा हूं, लेकिन एक समय आएगा जिस समय आप आज दुख से रो रही हो, सुख से रोगी। तो इस प्रकार की एक घटना चक्र उस बीच में बना। और मैंने फिर बाहर चला आया। बाहर में मैंने बहुत स्ट्रगल किया, मैंने ट्यूशन पढ़ाया, मैंने कोचिंग सेंटर की डेस्क के ऊपर में सोया, कभी खाना मिला कभी खाना नहीं मिला। साइकिल से मैंने लाइफ को चालू किया। उसके बाद में बजाज सिटी लिया, उसके बाद में और दूसरा गाड़ी लिया, तीसरा गाड़ी लिया, और आज सब मैं कुछ आपके सामने है। भगवान की कृपा है। डायरेक्ट सेलिंग पहली बार जब आपने सुना तो उस समय आप क्या कर रहे थे और आपने कैसे ये चुना कि ये क्षेत्र आपके लिए अच्छा रहेगा? डायरेक्ट सेलिंग को जब मैंने पहली बार सुना, एक्चुअली वो डायरेक्ट सेलिंग को आने के लिए मेरे अंदर में एक पहले से चाहत था। कैसे था? मेरा एक चाचा थे, वो उनकी एज ये होगा 26, 27, 28 साल का होगा, जस्ट नया नया शादी हुआ था। ओके। उनकी तबीयत खराब हुई और वो कुछ ही दिन के अंदर में चले गए, मतलब ओहो, एक्सपायर कर गए। उनका वाइफ और उनका 5 बहन और वो अकेला अच्छा बेटा। वो हम लोग ब्राह्मण लोग हैं, तो हमारा क्या है कि वो कर्म जो, मतलब कोई अगर चले जाता है इस धरती से तो उनका जो कर्म कांड होता है वो बहुत होता है। तो उनका बेटा ये सब काम करता है। राइट। और मैं, उनका कोई बेटा नहीं था, इसीलिए मेरे को काम करना पड़ा। अच्छा। उस समय मुझे लग रहा है कि मैं 7-8 साल का अच्छा होगा, मात्र 7-8 साल 7-8 साल का। हाफ पैंट पहन के
मतलब मैंने जाके उनको जो लास्ट समय है उनका मुखाग्नि दिया और उसकी जो पूरी कर्मकांड है उसको मैंने किया। करने के बाद में सॉरी, मैं उसके परिवार को बहुत क्लोजली देखा क्योंकि ये इनकम करने वाले थे। वो जाने के बाद में उनकी जो फैमिली है, क्या बताएं सुरेंद्र जी, पूरा टूट गया। बहन की शादी नहीं हो पाई, मतलब उनके माँ बाप ओल्ड थे, बहुत ही ज़्यादा चैलेंज में वो चले आए। तो उसी समय से पता नहीं क्यों ना कि छोटे समय से माइंड में डला कि ऐसा कुछ काम होना चाहिए जो काम पे कुछ ही दिन अगर काम कर दिया बंदा तो उसके बाद में उसको पैसा की कमी होना नहीं चाहिए। जैसे कि सुरक्षा वाली जो चीज है ये मुझे लग रहा है बहुत कम समय से मेरे माइंड में आना चालू हो गया था। अच्छा। तो ये खोज मेरे अंदर में था। तो मैं जब कॉलेज जाना आना कर रहा था उसी बीच में मेरा एक फ्रेंड ने एक बताया कि ऐसा चीज है जिसमें 4-5 साल काम करोगे तो आपको काम नहीं करना पड़ेगा लेकिन पैसा आएगा। अच्छा। मुझे लग रहा है उसी समय मेरा डायरेक्ट सेलिंग की जो बीज जो है वो थोड़ा सा और तेजी हुआ और मैंने और खोजना चालू, मतलब ढूंढना चालू किया कि और क्या 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 चीज है। अच्छा। तो उसी बीच में फिर मैंने डायरेक्ट सेलिंग में पहुंचा, ये मेरी कंपनी में पहुंचा और मेरे ग्रेट गुरु जो है मुझे साथ दिए और जो भी है आज आपके सामने। वंडरफुल सर। ये कहीं ना कहीं जो हमारा बचपन बीतता है उससे कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं जी जी, जो खालीपन रहता है हमारे जीवन में, जी। और कोई भी चीज़ जब ऐसी मिलती है जो लगता है कि ये हमारे उस खालीपन को भर सकती है, बिल्कुल तो बिल्कुल, मुझे लगता है कि उससे एक शक्ति मिलती है, एक ऊर्जा मिलती है। जी जी तो आपकी ज़िंदगी में रहा। जी 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 तो डायरेक्ट सेलिंग में आपने जुड़ने का सर डिसीजन लिया, जी। और जब आपने शुरुआत की स्ट्रगल रहा? स्ट्रगल तो डेफिनेटली रहा, लेकिन मेरा सपने बड़ा था। मैंने डायरेक्ट सेलिंग पहले से भी बहुत स्ट्रगल कर चुका था। मतलब ऐसा भी समय हुआ है जब मैंने खाना नहीं मिला, मुझे रहने के लिए तो जगह ही नहीं था। मैंने एक कोचिंग सेंटर की डेस्क के ऊपर में सोया करता था। अच्छा। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा 90 रुपये मैंने लेके आया हूँ, बस फाइनल है। 90 रुपीज़ मैं लेके घर से आया हूँ, लेकिन मैंने एक प्रण खाया कि मैंने पैसा मांगने नहीं है कि मुझे, और ऐसे फाइनेंशियली वो स्थिति था भी नहीं कि वो दे पाए। तो पूरी स्ट्रगल मेरे जीवन में हुआ है। लेकिन एक चीज़ मैंने उस समय कर रहा था जिसको थोड़ा सा आपके प्रश्न हट के मैं बता रहा हूँ, क्योंकि साहब व्यूअर को पता रहनी चाहिए। जब ज़्यादा मुझे स्ट्रगल आता था, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल आता था, उस समय मैं क्या करता था, उस समय मैं कार के शोरूम जाता था। अच्छा। जाके मैं कार देखता था, उसकी स्टीयरिंग को चेक करता था, उसको हॉर्न को बजाता था। जब मुझे और स्ट्रगल आता था तो पेपर में ऐड आता था कि ये घर बिकेगा, तो मैं उसको फ़ोन करके पूछता था कि ये कितने रेट का है। अच्छा। यानी कि जब जब मुझे ज़्यादा स्ट्रगल हुआ है ना, तब तक मैं ड्रीम के ऊपर ज़्यादा फोकस किया हूँ। मुझे आज ये फील हो रहा है, उस समय फील नहीं हो रहा था। जब आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे थे उस समय की बात कर रहे हैं आप? उस समय की बात बता रहा हूँ, और इससे पहले की ये मेरी आदत है। अच्छा। आज भी अगर कोई कार के शोरूम चलेगा मैं जाऊंगा उसके अंदर में। आज भी मेरे अंदर, मतलब मैं घर आज अगर स्ट्रगल आता है तो आज किसको फोन मिलाते हैं? ये मिला देते हैं, मतलब कोई अभी, जैसे कि अभी मेरे पास में जो अभी बंगला है, जैसे कि उसका जो कॉस्ट है उससे ज़्यादा कॉस्ट वाले बंगला अगर मुझे कोई मिला, मैं उसको फ़ोन करता हूँ, मैं वहाँ पे देखता हूँ। मेरे पास में अभी जो कार है उससे ज़्यादा रेट की कोई कार है, कोई बढ़िया है, उस पर भी जाके देखता हूँ, मैं टेस्ट ड्राइव करता हूँ। तो अभी मर्सिडीज तो मिल गई है, तो अभी उससे भी ऊपर जाने का इरादा है? अब बिल्कुल, अभी रिसेंटली लेके आ रहे हैं और एक गाड़ी। अच्छा। और एक गाड़ी अभी रिसेंटली लेके आ रहे हैं। चलिए, दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। सर आज के टाइम में हालांकि सरकार डायरेक्ट सेलिंग को लेके गंभीर लेकिन आपके सर एक प्रश्न रह गया। हाँ प्लीज। जैसे कि आपने भी पूछे थे कि डायरेक्ट सेलिंग में आप स्ट्रगल किए कि नहीं किए। मैंने स्ट्रगल किया, लेकिन वो स्ट्रगल को मैं स्ट्रगल नहीं मानता हूँ। मुझे मानता हूँ ये एक जर्नी है। ओके। इसको कोई स्ट्रगल मानेगा तो नहीं जा पाएगा। मैंने लोगों को बताया, लोगों ने मना किए। ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये कोई अस्वाभाविक नहीं है। जो मुझे लग रहा है उसको मैं स्ट्रगल नहीं बोल सकता। ओके ओके। कि मैंने मतलब स्ट्रगल वो तो किया। हिस्सा है, हिस्सा है, ये जर्नी के पार्ट है, ये रास्ता है। मंजिल मेरा अलग था, तो मंजिल में मैंने पहुंचा, रात दिन एक करके मैंने काम किया। रास्ते में अगर कुछ एडवेंचरस चीजें आप कर रहे हैं, हाँ, तो फिर और मजा आता है जब आप याद करते हैं मंजिल पे पहुंचने के बाद में। जी जी, मैंने उसको स्ट्रगल नहीं मानता हूँ कि मैंने स्ट्रगल किया, लोग मुझे मना किए, मेरे को पैसा नहीं था। ये तो सब स्वाभाविक है। कोई अस्वाभाविक हो, कुछ नया हो तो फिर बात है। ये तो सब स्वाभाविक था कि मैं लोगों को बोलूंगा, लोग मना करेंगे। मैं 10 को बोलूंगा, 2 ज्वाइन करेंगे। जी, प्रिपेयर थे आप इस चीज़ के मैंने लिए? तो ड्रीम को पूरा करने के लिए कुछ भी करूंगा, ये मानसिकता में था। और हमारे व्यूवर्स ये समझें कि अगर आप इस इंडस्ट्री में हैं तो प्रिपेयर रहें। लोग मना करेंगे और ये सारी चीज़ें पार्ट हैं, आप परेशान मत हों। आप अपने ड्रीम्स को देखें, और जब आपको ज़्यादा स्ट्रगल आए तो आपके ड्रीम्स उनको और नज़दीक से जाके देखिए। मैंने बोला उस समय और पागलपन बढ़ा दिया जाए। मेरे को अगर कोई लोग मना करते थे, नो होता था इस स्ट्रगल के पीरियड में, तो अगर मुझे उस दिन ज़्यादा नो मिला तो उस दिन की रात में मैं जाके स्टेशन में बैठ के प्लान दिखाना चालू कर देता था।
वंडरफुल। कि वह पागल था देखा जाए तो। अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं सर। देखिए आज के टाइम में बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ रहे हैं और मानने लग गए हैं कि ये भविष्य का बिजनेस है। लोगों ने जिस प्रकार से यहाँ पे अचीवमेंट्स ली हैं, एग्जाम्पल भी क्रिएट हो गए हैं। जी जी। लेकिन सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि सही कंपनी और मनी सर्कुलेशन कंपनी बिल्कुल सही बोले। दोनों आपस में इस प्रकार से मिली हुई हैं कि एक आम आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करें क्या नहीं करें। हालांकि सरकार गंभीर है, धीरे धीरे चीज़ें बेटर होती जा रही हैं। जी जी जी। तो अगर एक व्यक्ति को डायरेक्ट सेलिंग चुनना है, एक सही कंपनी वो चुनना चाहता है, या वो जिस कंपनी में काम कर रहा है उसने देखना है कि मैं सही कंपनी में हूँ या नहीं हूँ, तो उसके लिए क्या पैरामीटर्स हैं? देखिए सर, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू में अगर आप पूछेंगे, मैं बोलूँगा एक डायरेक्ट सेलर जो डायरेक्ट सेलिंग करना चाह रहा है उसको 4 चीज़ पे फोकस करनी चाहिए, स्पेशली ज्वाइन करने के समय में, क्योंकि अभी लोग बुद्धिमान हो गए हैं। ऐसा नहीं कोई कुछ समझा देगा और लोग करेंगे। पहला चीज़ उसमें जो है वो कंपनी की बैकग्राउंड है, क्योंकि हमको उस कंपनी में काम करनी है। कंपनी के बैकग्राउंड को एकदम सीरियसली देखना चाहिए। और उसमें ऐड में करना चाहूँगा कि कंपनी अगर पुराना हो, 10-15 साल 20 साल का हो, वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, एक पुराना कंपनी को अगर चुने तो उसमें रिस्क फैक्टर नहीं रहता है। सर इसमें जर्नली ऐसा लोग सोचते हैं कि भाई पुराना कंपनी हो गया, लोग कमा गए हैं, अब हमें तो कुछ मिलना नहीं है, तो कोई नई कंपनी हो उसके साथ में काम करूँगा तो मैं जल्दी कमा लूँगा। तो जो लोग कहीं ना कहीं ऐसा सोचते हैं तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? ये एक मानसिकता है। मैं अगर आपको बताऊंगा, मैं जिस कंपनी की अभी टॉप अचीवर हूँ, उस वो कंपनी का मैंने अभी उसका स्टार्ट हुआ है 2000 से। इट्स ए ग्रेट कंपनी, जो बिग कंपनी है, लेकिन मैंने उनको उनके स्टार्ट के 10 साल बाद ज्वाइन किया हूँ। अच्छा, 10 साल, इज ए 10 ईयर। ओके, और मैं उस कंपनी की अभी टॉप अचीवर हूँ। वंडरफुल वंडरफुल। तो अगर मैं एक कंपनी की 10 साल के बाद में स्टार्ट करके मैं टॉप अचीवर बन सकता हूं, तो कोई भी बन सकता है। ये एक मानसिकता है लोगों के अंदर में है कि मैं नया ज्वाइन करूंगा, नया करूंगा। नया में नहीं, पुराने में नई रूप से काम करके पागल बन के आप उसका टॉप अचीवर बन सकते हैं। मेरा मानना है ये। दैट्स ग्रेट। पिछले दिनों हमारे मेहमान थे सूर्या सिन्हा जी। जी। तो उनकी भी यही कहानी है कि वो अपनी कंपनी में जब ज्वाइन किए, कंपनी को 12 साल हो गए थे चलते हुए। जी जी। और मात्र 3 साल में वो कंपनी के टॉप अचीवर बने और उसको मेंटेन किए हुए हैं उस लेवल को। बिल्कुल सही बोले। तो ये जो मानसिकता है लोगों की कि भाई पहले आने वाले ही पाते हैं, वो सही नहीं है। और ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल क्रिएट हो गए हैं। जी जी। और मेरा ये मानना है सर, मैं ऐड करना चाहूँगा आपकी इस बात में कि देखिए जब कोई भी नई कंपनी आती है, हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं कंपनी के साथ में, जी जान देने के लिए तैयार होते हैं। जी जी। लेकिन हमें मालूम नहीं है कि कंपनी के जो फाउंडर हैं उनकी इंटेंशन क्या है, जी जी सही। किस सोच के साथ में वो जी आए हैं। जी। बहुत दुर्भाग्य के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, क्योंकि मैं एसोसिएशन के साथ में क्लोजली जुड़ा हुआ हूँ। जी। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हमारे सामने आते हैं कि कंपनी के जो फाउंडर हैं उनको मालूम है कि वो गलत कर रहे हैं, बस उनकी सोच ये है कि मैंने 2-3 साल में 4 साल में मनी सर्कुलेशन कंपनी से इतना पैसा कमाना है, उसके बाद अगर मुझे जेल हो जाए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब इस इंटेंशन के साथ में लोग आ रहे हों तो फिर बहुत ज़रूरी है कि आप कंपनी की बैकग्राउंड जरूर बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरा मानना एकदम आपके साथ में यही है कि कंपनी की चुनाव सही होनी चाहिए। चलिए, पहला पॉइंट हो गया सर, पहला पैरामीटर होगा कंपनी का बैकग्राउंड। हम देखें बैकग्राउंड और थोड़ा सा पुराना हो। राइट, पुराना हो 10-15 साल। और मैं तो बोलूंगा, मैं जो ज्वाइन किया उसकी ये बड़ा कारण था कि 10 साल पुरानी कंपनी थी। राइट राइट राइट। ये सेकंड जो है, मुझे ऐसा लगता है, सेकंड उसके पास में प्रोडक्ट होनी चाहिए। अच्छा, और प्रोडक्ट ऐसा होनी चाहिए कि जो एक व्यक्ति इजीली ले पाए और वो खत्म हो फिर खरीदे। अच्छा, मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमिंग गुड्स होने चाहिए। मतलब उसको वो दरकार है। जैसे कि इंडिया में अभी रिक्वायरमेंट आप देखेंगे, फास्ट मूविंग तो चलता ही है, उसके साथ अभी हेल्थ एंड ब्यूटी की बड़ा क्रेज है। राइट। तो लोग अभी मतलब जवान भी रहना चाहते हैं, यंग भी रहना चाहते हैं और सुंदर भी रहना चाहते हैं, लाइक दैट। यानी कि उनके पास में प्रोडक्ट होनी चाहिए और रेंज होनी चाहिए, 1 2 3 नहीं, थोड़ी सी उसके लंबा रेंज की प्रोडक्ट रहे। तो क्योंकि हमारे पास में डिफरेंट लोग आते हैं, मैं जिसको लेकर काम कर पा रहा हूँ वो कर पाएगा, कोई गारंटी नहीं है। तो जब हमारे पास में 50 100 200 प्रोडक्ट होता है, 300 प्रोडक्ट होता है, जो भी है, तो बहुत सारे लोगों के पास में ऑप्शन बने रहता है। कोई इसको लेकर काम किया तो कोई एग्रीकल्चर लेकर काम किया, लाइक दैट। तो डिफरेंट उसके पास में होनी चाहिए। और जो प्रोडक्ट बने लोगों की, भारतीयों की रिक्वायरमेंट हो और उनकी पॉकेट अलाउ करे। राइट। अगर ये सब चीज को देखें तो हम किसी भी जगह पे
ज्वाइन भी करा सकते हैं और उनको कामयाबी की तरफ लेके जा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट मेरा रहेगा प्रोडक्ट देखना है। प्रोडक्ट मतलब इसमें प्रोडक्ट जो है, एक तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होने चाहिए नंबर ऑफ कंपनी में, प्रोडक्ट, और ऐसे हों जो यूजेबल प्रोडक्ट हो। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। थर्ड में मैं सर देखूंगा उसके बाद में इनकम प्लान। ओके। इनकम जो है, इनकम दिखनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, एक एक जगह पे क्या होता है, वो जो प्लान डिजाइन करते हैं, नीचे में पैसा है ऊपर में नहीं है, ऊपर में है नीचे में नहीं है। अगर हो सके, क्योंकि एकदम नया एक व्यक्ति इसको इतना समझ नहीं पाएगा, लेकिन हो सके तो उनको देखना चाहिए कि 30-40,000 50,000 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। उसके बाद में फिर बड़े लेवल पे, क्योंकि जब एक व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो उसको बड़ा पैसा की आवश्यकता पड़ता है। तो इनकम प्रेजेंटेशन, इनकम प्लान जो है उनके बेहतर होनी चाहिए, उसको भी फोकस करने की आवश्यकता है। और उसके साथ साथ एजुकेशन सिस्टम। चौथा पॉइंट एजुकेशन। एजुकेशन सिस्टम, अगर एजुकेशन सिस्टम सही है तो वो बेहतरीन कर सकता है। अगर एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है तो जोड़ते जाएगा, लोग छोड़ते जाएंगे, जोड़ते जाएगा, छोड़ते जाएंगे। इसलिए एजुकेशन सिस्टम उनका एक प्रोवन एजुकेशन सिस्टम उनके पास में होनी चाहिए, जिसमें वो लोगों को बांध के रख पाए। राइट। तो 4 पैरामीटर्स आपने बताए। पहले कंपनी की बैकग्राउंड, और स्पेशली पुरानी कंपनी पे ध्यान दिया जाए। दूसरा आपने बताया प्रोडक्ट उसके पास में होना चाहिए जी, रिपीटेबल कस्टमर आए उस प्रोडक्ट का ऐसा हो। और तीसरा जो आपने बताया सर, वो मार्केटिंग प्लान, इनकम प्लान। और चौथा हुआ एजुकेशन सिस्टम। सिस्टम। वंडरफुल सर, ग्रेट। अब हम आगे चलते हैं सर। एक डायरेक्ट सेलर ने रजत कुमार जी की बातों को फॉलो किया जी, एक अच्छी कंपनी चुन ली, या वो अच्छी कंपनी में जुड़ा हुआ है जी जी, और अब वो ज्वाइन हो गया है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, और उसको रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं मिले अगर वो ज्वाइन है भी, तो अब उसे क्या करना चाहिए कि उसको अच्छे परिणाम आए? मैंने थोड़ा सा नहीं समझ पाया, मतलब ज्वाइनिंग अभी नया नहीं हुई है। हाँ, मतलब दोनों ऑप्शन अगर माने हम, नया ज्वाइनिंग हुआ है या ज्वाइनिंग तो पुराना है लेकिन उसके पास में परिणाम नहीं है, रिजल्ट्स अच्छे नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को भी हम ये माने कि वो स्टार्ट ही कर रहा है अभी, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए, अगर वो एकदम मतलब नया है, राइट, एकदम नया है, बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया है, उसमें उनकी ऑफलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके। उनकी जो ऑफलाइन है वो उनको ऑफलाइन, और उनकी जो रिलेशन है वो मदर चाइल्ड की रिलेशन अभी है स्टार्टिंग में, राइट, उनको ज़्यादा अभी जानकारी है नहीं है, तो उनको ये ज़्यादा केयर करेंगे। अगर स्टेप मुझे पूछेंगे तो अगर नया व्यक्ति का जो स्टेप मैंने आपको बताऊंगा, पहले से उनको और एक बार प्लान दिखाया जाए। ये थोड़ा सा नया लोगों का बात बता रहा हूँ। राइट राइट राइट। प्लान पे उनको थोड़ा सा अंदर घुस के उसको इनकम प्लान को दिखाया जाए, और उसके साथ साथ जब जब इनकम आए उस समय उनकी गोल सेटिंग किया जाए। क्वेश्चन आंसर जरूर किया जाए कि सर अगर आपको 50,000 इनकम आएगा तो कैसा लगेगा, गाड़ी आएगी तो किसे होगी, घर आएगी, और अगर कुछ आंसर दे रहा है तो ये वेल एंड फाइन, अगर नहीं दे रहे हैं तब धीरे धीरे करके हम लिखें कि यार 50,000 का इनकम मुझे लग रहा है इस लेवल तक आ सकता है, लाख रुपया आ सकता है, मैं आपके साथ में हूँ। धीरे धीरे उनको अंदर में एक ड्रीम की शेडो क्रिएट किया जाए, एक छाव सा मतलब क्रिएट किया जाए। हो सकता है उसको पूरा वो देख पाए, हो सकता है नहीं देख पाए। उसके बाद जो थोड़ा सा ड्रीम बनाने के बाद में उसको कम से कम 2 मीटिंग के लिए प्रयास कराया जाए, उनके घर में होम मीटिंग के माध्यम से हो या कुछ लोगों को कैसे हम मिलेंगे, वो प्रयास होनी चाहिए। अगर होम मीटिंग हो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं हो पाया तो 1 to 1 भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये ऑफलाइन की थोड़ी सी काम रहेगी। और उसी बीच में उनको कुछ प्रोडक्ट खरीदाया जाए जो उसको यूज भी करे और इसको करे। ये होम मीटिंग के माध्यम से कुछ लोगों को उनको लाना चाहिए, ये नया लोग। माना जाता है एक व्यक्ति का जब ज्वाइनिंग होता है वो पैसा से ज्यादा मोटिवेट होता है जब वो किसी व्यक्ति ने उनके नीचे में ज्वाइन करता है। तो एक ऑफलाइन की रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उसके नीचे में 2-4 ज्वाइनिंग करके निकाल के दिखा दे, तब उनका फिर क्या होता है ना, स्टार्ट हो जाता है। ज्वाइनिंग भी उसी व्यक्ति की लिस्ट की, उसी व्यक्ति की लिस्ट का, हाँ, अपना नहीं देना। सही क्वेश्चन आपने पूछे। उन्हीं के लिस्ट से, उन्हीं के माध्यम से खुद प्लान दिखा के मोटिवेट करके थोड़ी सी केयरिंग करके तो उसको ज्वाइनिंग 1-2 हम बोलते हैं, ए के नीचे बी के नीचे सी जब आता है तब उस समय वो डिस्ट्रीब्यूटर रह जाता है। उसके ऊपर तक हम लोग का एक ऑफलाइन का रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, और थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम में उसको बांध के रखें जैसे में वो लंबा जा पाएगा। ये इसको हम लोग यूँ मतलब मैं उसको अगर कंक्लूड करूं तो सबसे पहले एक डायरेक्ट सेलर अगर जुड़ा है तो ड्यूटी सबसे ज़्यादा अप्लाई इनकी है। हाँ। जो उसके स्पॉन्सर में आते हैं, इमीडिएट जो स्पॉन्सर है वो काम नहीं कर रहा तो ऊपर में जो व्यक्ति है वो ये देखे, सबसे पहले उसको प्लान दिखाए, और प्लान दिखाते समय ही उसके गोल सेट करे। हाँ, प्लान पेपर से ही, मतलब प्लान से ही, हाँ, वहीं से निकाले कि भाई इतनी इनकम कब तक लेनी है। हाँ। महीना वहाँ पे बिल्कुल अंकित हो जाए। जी जी। और उसके बाद में उसकी लिस्ट बना के होम मीटिंग किया जाए, उसके लोगों को उसके नीचे ज्वाइन करवाया जाए,
और ताकि उसको एक मोटिवेशन मिले। और तीसरा जो पॉइंट आपने बताया सर, उसको एजुकेशन सिस्टम के साथ में जोड़ दिया जाए ताकि फिर एजुकेशन सिस्टम के साथ में वो आगे बढ़ता है। और उसी बीच में उसकी प्रोडक्ट परचेजिंग जरूरी है। प्रोडक्ट परचेजिंग जरूरी है ताकि वो प्रोडक्ट यूज करे तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़े। जब क्या है कि जब हम लोगों ने कांटेक्ट कर देते हैं, इनविटेशन देते हैं, उसी बीच में एक व्यक्ति को प्रोडक्ट हम खरीदा सकते हैं कि अभी मीटिंग होने वाला है, आप खरीद लो। या फिर अगर स्टार्टिंग से वो रेडी है तो भी खरीदा सकते हैं। प्रोडक्ट लेकिन बहुत जरूरी है, विदाउट प्रोडक्ट में ये काम ज़्यादा बनने वाला नहीं है। दैट्स ग्रेट सर। सर, एक डायरेक्ट सेलर जब काम करना शुरू करता है तो बहुत बार ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं कि जिस व्यक्ति ने उसको स्पॉन्सर किया था वो बिजनेस छोड़ के चला गया जी। अपलाइन में जो सीनियर लोग हैं जी, शायद वो उनकी प्रायोरिटी लेग में नहीं आता जी। तो वो उसको उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो सम टाइम डायरेक्ट सेलर को ऐसा लगता है कि यार मेरी किस्मत ख़राब है, मुझे सही जगह प्लेसमेंट नहीं मिली, मुझे सही कंपनी नहीं मिली, मुझे सही प्रोडक्ट नहीं मिल रहे हैं। तो जब ऐसे प्रश्न दिमाग में आते हैं तो क्या कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं, क्या कोई ऐसी चेक लिस्ट है जब एक डायरेक्ट सेलर चेक करे अपने आप को कि भाई मैं सही जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ? देखिए, डायरेक्ट सेलिंग में जो एजुकेशन है, डायरेक्ट सेलिंग की एजुकेशन जो है वो कुछ लाइन खींचा हुआ है, मतलब इतना सा है, उसी के बीच में है। उसी को बढ़ाने के लिए हम जो भी करते हैं, जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग में एजुकेट होने के लिए एक चीज उसको गोल सेटिंग चाहिए, दूसरा उनका एक प्रिपरेशन चाहिए कि वो टूल बैग प्रिपेयर करे, प्रिपरेशन चाहिए। तीसरा वो कार्डिनल को ब्रेक ना करें, मतलब ये पॉइंट्स हैं वो लिखे और वो चेक करे कि वो इनको कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैं आपको चेकलिस्ट अभी जाने के समय दे दूंगा, आप चाहेंगे तो दे सकते हैं। उसमें जो पॉइंट आएगा उसमें कुछ पॉइंट है कि ये चीज को चेक करें। तो उसमें प्रिपरेशन भी है, गोल भी है, कार्डिनल भी है, अपना 3 पावर भी है उसमें, और बेसिक है और कोर है। टोटल डायरेक्ट सेलिंग की एजुकेशन इतना है। हम जो भी करते हैं उसी को बढ़िया करने के लिए करते हैं, उससे आगे पीछे कोई डायरेक्ट सेलिंग की एजुकेशन है नहीं। उसको वो चेक करें ये सारे चीज वो ठीक से फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर उनको लगता है मैं फॉलो कर रहा हूं तब भी नहीं हो रहा है, एक्शन कम हो रहा है। अच्छा, एक्शन को बढ़ाए, यानी कि अगर प्लान वो दिखा रहे 10, उसको 20 करे, 30 करे। अगर ये सारे फॉलो कर रहा है, ना होने का सवाल ही नहीं है। मतलब अगर परिणाम नहीं मिल रहे हैं तो वो अपने आप को चेक करे, बिल्कुल, कि जो पैरामीटर्स हैं उन पे मैं खरा उतर रहा हूं या नहीं उतर रहा। बिल्कुल, दैट्स ग्रेट। इनमें से आपने वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स बताए सर जी। हम अक्सर सुनते हैं 3 पावर्स के बारे में। तो पर्टिकुलर उस पॉइंट पे अगर हम बातचीत करें, वो कौन सी 3 पावर्स हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट हैं? देखिए, डायरेक्ट सेलिंग में 3 पावर को माना जाता है। एक है पावर ऑफ यूनिटी। बहुत समय में एक व्यक्ति को लगता है कि मैं जानता हूं, मैं कर लूंगा, वो ध्यान नहीं देता कि एक यूनिटी में रहने की आवश्यकता है। जैसे कि केला का मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपको। जैसे कि वो एक गुच्छा पड़ा हुआ है केला का, उसमें एक व्यक्ति ने आया 1 दर्जन मांगा। तो 1 दर्जन मांगा तो बंदा ने 1 दर्जन निकाल के दिया, गलती से 12 के जगह पे 13 निकल गया। तो वो क्या किया ना, 1 को नीचे रख दिया। दूसरा ने आया, बोला 5 दर्जन दो भाई, उन्हें 5 दर्जन निकाल के दिया। जब 5 दर्जन दिया, सामने वाला बोला यार 5 दर्जन ले लो, कुछ एक्स्ट्रा नहीं दोगे? 1 को उठा के वो दे दिया। अभी क्वेश्चन ये है कि वो 1 का वैल्यू क्या रहा? फ्री में देना पड़ा। तो इसके मतलब क्या होगा? लेकिन केला तो सेम था। लेकिन जब हम गुच्छे से बाहर निकलते हैं तब हमारा वैल्यू 0 हो जाता है। आज नहीं तो काल नहीं तो परसों हमको 0 होना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा यूनिटी में बने रहें। जो ऑर्गेनाइजेशन की जो यूनिटी है, जो सिस्टम है, उसमें बंधे रहें और प्लेन के साथ में मिलकर रहें, यूनिटी में रहें। ये होता है बहुत बड़ा पावर जो एक व्यक्ति को चाहिए। उसके बाद में आता है पावर ऑफ सबमिशन। जिस कंपनी में आप हैं उनके प्रति आपका समर्पण क्या है? जैसे कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, तो हस्बैंड और वाइफ के एक दूसरे के प्रति समर्पण बहुत अच्छा है, बिलीव लेवल बहुत अच्छा है। वो शक नहीं कर रहा है। अगर वो शक कर रहा है, अगर वो एक बात बोल रहा है ये बात, तो रिलेशन ब्रेक होगा। सेम है आपकी ऑफलाइन के प्रति, आपकी कंपनी के प्रति पूर्ण विश्वास रहे। जब पूर्ण डाउट नहीं, मतलब बिल्कुल भी डाउट नहीं, थोड़ा सा भी डाउट अगर आ जाए वो रिलेशन ब्रेक हो जाएगा, आप नहीं कर पाएंगे काम। वो कंपनी के प्रति अगर डाउट हो गया तब भी गया, आपकी जो जिसके साथ में काम कर रहे हैं एक्टिव ग्रोइंग इन ऑफलाइन, उनके साथ में अगर डाउट हो गया तब भी प्रॉब्लम है। तो डाउट नहीं करते, पूर्ण रूप से समर्पण। मैं बोलता हूं समर्पण 100% समर्पण इज इक्वल टू समर्पण, 99% समर्पण इज इक्वल टू 0 समर्पण। तो पूरा करे, माने तो पूरा माने, ना माने तो नहीं माने। कुछ लोग क्या होते हैं, थोड़ा मानेंगे थोड़ा नहीं मानेंगे।
कुछ उनके अनुसार हुआ, हाँ ठीक है, उनका अनुसार थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, नहीं 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 ये ठीक नहीं है, लेकिन पूरा मानो। अगर आपको ठीक नहीं भी लग रहा है, हो सकता है कल आपको सही लग जाए, थोड़ी सी उस समय सब्र रखो, पूर्ण समर्पण के साथ में चलो, पूर्ण विश्वास के साथ में चलो। ये होता है सेकेंड पावर। थर्ड होता है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। ओके, जो मेरे लाइफ पे बड़ा टर्निंग पॉइंट भी है। मुझे लगता है कि आप जो बोलेंगे जी, वो है बीज, अच्छा, वही पेड़ आपका होने वाला है। जो हम बोल रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। जैसे कि मैंने छोटे समय से बोलता, मैं बड़ा होकर करोड़पति बनूंगा, करोड़पति बनूंगा, करोड़पति बनूंगा, करोड़पति बनूंगा, ये मैंने बोलता था। मेरी मदर बोला करती थी, ठीक है तू बनेगा बनेगा, तू मत बोल। लेकिन मैं बोलते गया, बोलते गया, बोलते, पता नहीं क्यों बोला, लेकिन आज मुझे समझ में आ रहा है कि मैं बोला तभी मैं आज यहाँ पे हूं। तो आपने जो बोलेंगे वही घटना के रूप में होगा। कभी कभी लोग बोलते हैं मेरा ना टीम नहीं चल रहा है, तो नहीं चलेगा। अगर चल भी रहा है नहीं चलेगा। तो आपको हमेशा पॉजिटिव बोलना है, जो चाहिए केवल वही बोलना है। तो क्या बोलें, अगर टीम नहीं चल रहा है तो क्या बोलें उसमें? बहुत बढ़िया टीम चल रहा है, अच्छा, ये धीरे 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 बनेगा। कभी कभी लोग बोलते हैं सर मेरा ये लेग तो ठीक चल रहा है, लेकिन ये छोटा चल रहा है। नहीं बोलना है, हमेशा बोलना है, जो चाहिए वही बोलना है। जो नहीं चाहिए, अगर वो घटना के रूप में घट भी रहा है तब भी नहीं बोल रहा है। मैं गरीब हूं, नहीं बोलना चाहिए। ओके, अगर मैं अमीर हूं बोलेंगे बोलेंगे बोलेंगे, कल अमीर हो जाएंगे। तो हमको जो चाहिए, हमको पहले चेक करें हमको चाहिए क्या। राइट, हमको अच्छा ऑफलाइन चाहिए, तो आपने बोलो मेरे ऑफलाइन बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आज ऑफलाइन अच्छा नहीं है तो कल अच्छा हो भी जाएगा। अगर आपका नजर से नहीं है, ऑफलाइन हमेशा अच्छा रहता है। अगर नहीं है तो भी, अगर आपने बोलेंगे यार ऑफलाइन गलत, ऑफलाइन गलत, वो दूसरे के लिए हो सकता है अच्छा होगा, लेकिन आपके लिए तो अच्छा नहीं होगा, ये तो गारंटी है। डाउनलाइन अच्छा नहीं है, अच्छा है बोला करो, आपकी डाउनलाइन है, आपके बेटा है, बेटी है, तो जो चाहिए वही बोलो। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट। जो पैसा इनकम करना चाहते हैं, जो बिजनेस बनाना चाहते हैं, जैसे कि मेरे को अभी 1 करोड़ की चेक बनानी है, तो मैं 1 करोड़ के बारे में हमेशा बोलता हूँ कि मेरा 1 करोड़, मेरा 1 करोड़, मेरा 1 करोड़ चेक। और उसको प्रेजेंट टेंस में बोले तो और बढ़िया है। अगर कोई नहीं बोल पाता है तो आएगा या आके रहेगा ये बोल सकता है, लेकिन बोलना चाहिए उसको। वंडरफुल। मुझे अपनी घटना याद आ रही सर। जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया तो उस समय पैसा बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा था जी, स्ट्रगल हम लोग कर रहे थे। तो एक सज्जन थे, राम कुमार जी नाम था उनका जी, वो मिलते थे तो वो मुझे इंस्पायर करते थे जी, कि भाई बहुत बढ़िया, चलो करते रहो, मेहनत कर रहे हो, अच्छी बात है। तो मुझे अच्छा लगता था। जब थोड़ा सा मेरा इनकम बढ़ता था तो मैं उनसे मिलता था और मैं बोलता था सर मैं अभी 5,000 पे पहुंच गया हूँ, 7 पे पहुंच गया हूँ, 10 पे पहुंच गया हूँ। और हमेशा मैं बोलता था कि सर एक दिन देखना मैं 1 लाख रुपए महीना कमा के दिखाऊंगा। बिल्कुल सही एकदम। और मुझे अच्छे से याद है, जब भी मैं बोला 5,000 था तो मैं बोलता था 1 लाख रुपया महीना में कमा के दिखाऊंगा। बिल्कुल। और जिस दिन 1 लाख रुपया महीना की इनकम मुझे रेगुलर आने लगी तो मैं उनसे मिला और उन्होंने मेरी पीठ को थपथपाया और उन्होंने कहा कि यस तुम तो कर ही सकते हो। तो ये बहुत अच्छा बोला सर। और देखिए गलती लोग यहीं पे करते हैं कि उनको जो चाहिए वो उसके विपरीत बोलते हैं। बिल्कुल सही बोला। और इसके ऊपर में बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत सारा लिटरेचर है जी जी, कि जो बोलेंगे वो मिलेगा। बिल्कुल, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छे तरीके से आपने 3 पावर्स के बारे में बताया। पावर ऑफ यूनिटी, पावर ऑफ सबमिशन एंड पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। वंडरफुल सर। सर अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा एक पार्ट रहता है इस इंटरव्यू का और वो रहता है फनी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। अच्छा, तो आपने बड़ा स्ट्रगल किया है और जिस प्रकार की आपकी सोच है तो मुझे लग रहा है कि आपने उस स्ट्रगल को भी बहुत एंजॉय किया होगा। जी जी, तो वो मोमेंट हमारे साथ शेयर कीजिए प्लीज़। बहुत अच्छा एक बात पूछे आपने। एक्चुअली क्या है कि आप मेरे देख के मुझे समझ पा रहे होंगे एज एक्चुअली कम है, तो मैंने एक्चुअली थोड़ा सा पहले समय में जर्नी जो हुआ करता था ना, मैं ज़्यादातर हाफ पैंट में करता था, सच में बताऊं। अच्छा, ओके। तो ये अभी क्या है कि व्हाट्सअप की ज़माना आ गया, वीडियो सब आ गया, लेकिन हम लोग जब स्टार्ट में ये बिजनेस को किए उस समय व्हाट्सअप कितने चलता नहीं था। एक बार मेरे को मीटिंग करना था, एक जगह पे मीटिंग करना था, तो मैंने जहाँ जाना था, जैसे ही वहाँ के जो लीडर हैं उनके बारे में उनको मैंने बता दिया कि ऐसे ऐसे मैंने पहुँच रहा हूँ, इस बॉस में जा रहा हूँ, एवरीथिंग बता दिया। और मैंने जाके पहुँचा, मैं हाफ पैंट पहना हूँ, टी शर्ट पहना हूँ, ऐसे ही एक मतलब मैं उतरा, बस से उतरा, मैं देख रहा हूँ कुछ लेने के लिए नहीं आ रहा है। अच्छा, हाँ, तो उनको क्या है कि मेरे नाम से उनको लग रहा है ये कोई बड़ा होगा, मतलब लंबा सा चौड़ा सा मोटा सा कोई होगा, रजत कर कोई आ रहा है। हाँ। तो वो ढूंढ रहे हैं कि आ क्यों नहीं रहा है। मैंने देख रहा हूँ सामने में कुछ लोग फूल वूल माला वाला पकड़ के वो खड़े हैं, लेकिन मेरे पास में कोई आ ही नहीं रहा है।
तो मुझे भी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि करूँ तो क्या करूँ। हाँ। ये है अपना कि नहीं है वो भी पता नहीं है, क्योंकि मैंने भी पहली बार उनके साथ में पहले मिलने वाले जा रहा हूँ। तो फिर मैंने वो पास में एक रेस्टोरेंट हुआ करता, मैंने जाकर वहाँ पे बैठ के मैंने उनको ध्यान से देख के फोन किया। मैंने बोला भाई कहाँ है, कैसा है? नहीं सर आपको वेट किया हम लोगों ने। मैंने बोला कहाँ वेट किए? नहीं सर वो बस स्टॉप पे वेट किए हैं। मैंने बोला कितने लोग हैं? नहीं हम लोग तो 10-50 लोग वेट किए हैं आपको। मैंने बोला नहीं मैं तो वो बस से उतर के आया। तो फिर उसके बाद में वो मेरे पास में आते हैं, मैं इनके पास में जाता हूँ। फिर वो जो समय रहा बड़ा मतलब एक्साइटिंग भी रहा और हंसी मजाक भी हुआ, और मुझे भी लगा कि उनको, मुझे वो बोले भी कि सर हमको तो लग रहा था कोई लंबा सा, कोई मोटा सा बड़ा लीडर आएगा, कोई बड़ा आदमी आएगा, और आप देखे हम लोगों ने आपको, हमको लगा कोई बच्चा होगा। तो वो मेरे जीवन में एक बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी रहा। मैं सबको बताता हूँ, बड़ा एंजॉय भी किया मैंने उस दिन कि मुझे लोग। उसके बाद ऐसा तो नहीं हुआ कि अभी जब भी चलते हैं तो कोट पैंट टाई वाई लगा के चलते हैं? नहीं ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन अभी क्या है कि वीडियो इतना आ गया तो लोग समझ में आ गया, और फोटो आ गया तो समझ में आ गया। लेकिन ये स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ, सब खड़े हैं पूरा फूल माला लेके, लेकिन मेरे पास कोई नहीं आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा रहा है। बहुत बढ़िया सर। एक हमारा सेगमेंट है सर रैपिड फायर क्वेश्चंस जी। तो कुछ मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपने फास्ट उनके जवाब देने हैं। अच्छा, तैयार हैं आप? तो एकदम फास्ट। हाँ मतलब एक्चुअली हमने, वैसे तो रैपिड फायर का मतलब ही बहुत फास्ट होता है, लेकिन अच्छा। चूंकि हमारा एजुकेशनल इंटरव्यू रहता है तो हम कोशिश करते हैं कि उसमें से कुछ ना कुछ हम एजुकेशन निकालें। बिल्कुल बिल्कुल। योर फेवरेट बुक? मेरा फेवरेट बुक है यू कैन विन। अच्छा, शिव खेड़ा। शिव खेड़ा का यू कैन विन, मुझे लग रहा था वो कंप्लीट है बुक। वंडरफुल। योर फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया? जगन्नाथपुरी, उड़ीसा में। अच्छा। हाँ, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। उसमें स्पिरिचुअल भी है और समुद्र पास में है, तो थोड़ा सा रोमांटिक फील भी होगा। दैट्स ग्रेट। बहुत आप बढ़िया। चूंकि उड़ीसा से हैं सर, आपकी बातचीत से ऐसा लगता नहीं कि आप हिंदी नहीं जानते हैं, आप बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हैं। तो ये कैसे आपने इतना अच्छा हिंदी बोलना सीखा? ये डायरेक्ट सेलिंग को क्रेडिट जाता है पूरा। अच्छा। हाँ, तो ये बोल बोल के इतना हुआ है। वंडरफुल, बहुत अच्छा हिंदी है आपका। जी जी, थैंक यू वेरी मच। वंडरफुल। योर लाइफ मेंटर? मेरे पास में जो मेंटर है वो रिस्पेक्टेड है, मिस्टर अभिषेक गुप्ता जी। ओके। वो ग्रेट पर्सन है, उन्हीं की मार्गदर्शन से मैं आगे बढ़ता हूँ। थैंक यू वेरी मच। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। योर फेवरेट यूट्यूब चैनल? यूट्यूब चैनल मेरा तो है, एकेडमी का एक यूट्यूब चैनल है। ओके। और उसके साथ साथ मैं चैट विद सुरेंद्र बस को जरूर प्रमोट करूंगा, दिल से प्रमोट करूंगा और बार बार प्रमोट करूंगा। अच्छा जी जी। कुछ स्पेशल है वहाँ पे? देखिए स्पेशल मतलब टोटल जितने भी डायरेक्ट सेलिंग की अनुभव है एक जगह पे मिल जा रहा है। जितने डायरेक्ट सेलिंग की अनुभवी लोग हैं वो एक जगह पे जो मिल रहे हैं, तो हम सारे लोगों से कुछ कुछ लेते हैं तो हमारा काम बन जाता है। दैट्स व्हाई फिर अगेन आपसे धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच सर। ठीक। एक्चुअली मैं ये मानता हूँ कि ये जो चैनल है ना, ये पूरी इंडस्ट्री का चैनल है। जी जी। और उसी रूप में मैं इसको लेता हूँ, उसी जिम्मेवारी के साथ मैं काम करने का प्रयास कर रहा हूँ। और चूँकि आपने बातचीत की है तो मेरे पास ये मौका है कि मैं व्यूवर से भी ये बातचीत करूं कि अब हमारा एक लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम मिलकर इसको थोड़ा बढ़ाएं। बिल्कुल बिल्कुल। एक संख्या को बढ़ाएं ताकि ये लगे कि यार ये इंडस्ट्री का चैनल है। जी जी। तो उसके लिए सब्सक्राइबर्स बेस हमारा जितना बढ़ेगा उतना शायद हम लोग इंडस्ट्री का एक बड़ा रूप हम लोगों को दिखा पाएंगे। जी जी। थैंक यू वेरी मच सर। जी जी, थैंक यू। आपने हमारे चैनल को प्रमोट किया। सर हमारा एक पार्ट है जिसमें हम लोग व्यूवर्स के क्वेश्चन लेते हैं। जी। आपका कमिंग सून का एक छोटा सा वीडियो हमने डाला था, बिल्कुल। तो उसके बाद में बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं, तो कुछ क्वेश्चन हम लोग शामिल करना चाहेंगे इस प्रोग्राम में। शुभ्रांशु महाराणा का एक क्वेश्चन है, क्या एक गरीब व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। उसमें तो मैं खुद एक एग्जाम्पल हूँ, और मैं तो बोलूँगा कि गरीब व्यक्ति को करना ही चाहिए, क्योंकि उनके पास में ऑप्शन नहीं है। एक गरीब व्यक्ति को बहुत पैसा कमाने के लिए, अमीर बनने के लिए यही एकमात्र ऑप्शन है। गरीब व्यक्ति कर सकता है। दैट्स ग्रेट सर। तिलकेश्वर साहू जी का प्रश्न है, अगर लंबे समय से बड़ा अचीवमेंट नहीं आ रहा हो तो क्या करें? करते रहें या साइड हो जाएं? नहीं नहीं, साइड हो जाए वो तो सोच ही गलत है। बिल्कुल उससे सोचे ही ना, पहले चेक करें। मैं जो चेकलिस्ट अभी देखे जा रहा हूँ उस चेकलिस्ट में चेक करें कि कौन सा पॉइंट है जो वो मिस कर रहे हैं। अगर मिस नहीं कर रहे हैं तो फिर एक्शन को बढ़ाएं। अच्छा, अगर वो सारी चीजों करें, बहुत ज्यादा काम करें। छोड़ने का तो सोचे ही ना। जब इतना समय दे चुके हैं, एक्सपीरियंस ले चुके हैं, तो बिल्कुल
सोचना ही नहीं चाहिए, एक्शन बढ़ा देना चाहिए। दैट्स ग्रेट सर। सर एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जी लीडर्स क्रिएशन करके कोई यूट्यूब चैनल है, वहाँ से आया है। जी 2015 से कंपनी से जुड़ा हूँ, प्रण लिया है कि दूसरी कंपनी की तरफ देखूंगा भी नहीं। 4 साल में जो न कर सका वो 1 साल में करूं, कृपया सुझाव दें। बिल्कुल, पहले तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि वो 4 साल हो गया है और ये फ्रंट भी लिए हैं कि मैं कंपनी चेंज नहीं करूँगा। ये बहुत बड़ा चीज़ होता है। अगर बहुत स्पीड करना चाहते हैं तो ज्वाइनिंग को बढ़ाएं, स्पीड है, ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइनिंग, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाने पे अभी काम करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे तब उनको फास्ट ग्रोथ कर पाएंगे। ऐसे बहुत सारा कारण है, बहुत सारी चीज़ है, लेकिन उसमें ज्वाइनिंग के ऊपर एकदम स्पेशल ध्यान दिया जाए, मोमेंटम बना जाए, एकदम पागलों जैसा काम करना पड़ेगा, रात दिन एक करना पड़ेगा, तभी होगा ये, तभी होगा। वंडरफुल सर। रजत सर, आज आपके साथ में ये इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा, हमारे व्यूवर्स ने बहुत लाभ इसका लिया होगा। थैंक यू। लेकिन आपके पास में जो ज्ञान है सर, जिस प्रकार से आपने इस बिज़नेस को जिया है, वो एक इंटरव्यू में हम लोग कवर नहीं कर सकते। 2 महीने के अंदर अंदर हम दोबारा आपको आमंत्रित करेंगे और जहाँ से हमने आज बात ख़त्म की है हम उसको और आगे लेके जाएंगे। आप हमारे कार्यक्रम में आए, हम आपके बहुत आभारी हैं सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया और जब जब मेरा ज़रूरत है इंडस्ट्री के लिए मैं आपके साथ पे हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। ये थे श्री रजत कुमार कर, राउरकेला, उड़ीसा से। बहुत सारी जानकारियाँ रजत जी ने आज हमारे साथ में साझा की और आप जिन लोगों से मिलना चाहते हैं बस आपने उनके नाम नीचे जाके कमेंट में लिखने हैं। आप ये मत लिखिए कि आप किस कंपनी से जुड़े हैं, आपकी कंपनी के प्रोडक्ट क्या हैं, आपको प्रोग्राम कैसा लग रहा है वो आप लिखिए और आपके जो सुझाव हैं वो लिखिए, आपके प्रश्न जो हैं वो लिखिए। हम कोशिश करेंगे अपने अगले कार्यक्रम में उनको शामिल करें। एक बार फिर आप सबका बहुत धन्यवाद। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि इंडस्ट्री के बड़े बड़े लीडर्स जब आएँ वो नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच जाएं। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा।